तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। 30 साल से मुल्क का पैसा लूटा जा रहा है, इन्हें ये भी नहीं पता कि इनके पास कितनी दौलत है। ऐसे लोग निशाने इबरत हैं। ये कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी जेल। लालच के बायस दुनिया में अफरा तफरी मची है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं अगर यहाँ शरीफ और जरदारियों ने ही अमीर होना था तो पाकिस्तान बनने का मकसद नहीं। जब हुकूमत में आए तो कर्जों की अदायगी के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त ममालिक ने मदद की, मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म ने मालाकंड यूनिवर्सिटी के नई ब्लॉक और सवात एक्सप्रेस वे पर 3 सुरंगों का इफ्तिताह किया। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफ़ॉल्ट से। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता तो रुपए ने गिर जाना था। जब रुपए ने गिरना था तो सब कुछ चीज़ सब महंगी हो जाती है। तो अभी भी जो महंगाई है वो इसलिए कि 2018 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपए डॉलर से 100 अब 155 या 160 पे पहुंचा है। तो जब रुपया गिरता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट सब कुछ, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाहर से दालें, घी, जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो सब तो इफेक्ट रुपए की कमज़ोरी से पड़ता है। तो रुपया अगर, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, तो अगर वो रुपया गिरना शुरू होता, हमारे पास तो किसी कोई चीज़ उसको रोकने के लिए नहीं थी, इसलिए हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की, हम बच गए। तो आज ज़रा 2.5 साल में मैं आपको ये बताऊं कि पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था, 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 3.2 ट्रिलियन, 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा, 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया। पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लिया जाता है। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर तमगे दिए देते हैं। 3 साल में आपकी क्या कारकर्दगी है? हमने अगर चोरी की है तो साबित करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द अमल कहते हैं कि इमरान खान मान जाएं, आपने अवाम से झूठ बोला, आपने हमारी चोरी का पूछना है तो मुल्तान सखर मोटरवे पर सफर करने वालों से पूछे। आप जिस मुल्क में भी गए भीख मांगने गए, चोर और डाकू के अल्फाज सुनकर लोगों के कान पक गए। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारी खिदमत और तरक्की के गवाह हैं। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। आप बताएं पाकिस्तान में किस हुकूमत ने 5 सालों में इससे पहले 11,000 मेगावाट बिजली लगाई थी? आप बताएं इससे पहले 5 सालों में किस हुकूमत ने 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाए थे? आप बताएं इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 5 सालों में 29 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी सीपा के जरिए मुमकिन बनाई थी? आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 500 अरब रुपया पाकिस्तान की फौज को दहशत गर्दी से 5 सालों में 46 से ज्यादा नए यूनिवर्सिटी कैंपस के मंसूबे मंजूर किए और उन पर काम किया। आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत थी कि जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को इतने कम अरसे में 3% से उठाकर 5.5% से ऊपर पहुंचा दिया। हमने 5 सालों में 10,000 अरब रुपए अगर कर्जा लिया तो उसके एवज हमने ग्रोथ को 3 से 5.8% पे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि बबलू डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। इमरान खान एनआरओ कभी नहीं देंगे। नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पीटीएम एक दूसरे में कील ठोंकने में लगे हैं। एक हो रही है सियासत और एक हो रही है इबादत। जो सियासत करने वाले हैं उन्होंने पीडीएम को जिस तरह से आपके सामने था कि
एक दूसरे की ताबूत में कील ठोकने में मसरूफ़ अमल है। और सियासत को जब आप ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप सिर्फ उस सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो वही अशर होता है जो PDM का हुआ है और जिसकी इस वक्त जो है रूह परवास कर चुकी है और कनीज़ें और जाली राजकुमारी की चीखें आप वका और बैन आप सुन रहे हैं। जो दूसरी साइड है जिसको हम सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, हमारा सोच नज़रिया और फ़िक्र ये है कि ये यकसा निज़ाम तालीम के ज़रिए ये कौम जो है जो ग्रुपों में बट गई उस तबकाती निज़ाम की बदौलत हम इसे एक कौम बनाएं, उसको शऊर दें, उसको बेदार करें और यहाँ जो चंद ख़ानदान हाकम बने और पूरी कौम को महकूम बना दिया, उनके यरगमाल से इस कौम को निकालें और इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करें और वो सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर तालीमी निज़ाम से यकसा तालीमी निज़ाम और मुराद रास और शफकत महमूद और दीगर सूबों में बैठे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अनथक मेहनत से ही ये तालीम के शोबे में। और अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर मैदान में आगे कहते हैं और जगह नए मंसूबों की बात हो रही है, बलोचिस्तान में नहीं। यूँ मालूम होता है बलोचिस्तान में हुकूमत नाकाम की नहीं चीज़। मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में जलसे से खिताब। 18 लाख बच्चे जिनकी उम्र अभी स्कूलों में जाने की है वो स्कूलों से बाहर हैं। आज इस शहर में बलूचिस्तान के शहरों में ना कोई नई यूनिवर्सिटी है, ना कोई तालीम का नया निजाम है, ना कोई अस्पताल है। यहां से चलकर कराची देखो, सारे कराची के अस्पताल आधे से ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों से भरे हुए हैं। बेचारे लोग अपने मरीजों को बुरी हालत में यहां से कराची लेकर जाते हैं, आधे लोगों का रास्ते में इंतकाल हो जाता है। दिहाइयों से सालों से हम ये मंजर देखते चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सूबे में हुकूमत नाम कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क के हुक्मरानों को ये बलूचिस्तान की ये तकलीफ, ये बलूचिस्तान का ये दर्द उनकी आंखों में बीनाई नहीं है कि वो इसको देख सके। आज इंसानियत शर्मिंदा है जो बलूचिस्तान के हालात हैं। रोजाना के अखबारात उठाओ, रोजाना के सोशल मीडिया को देखो, रोजाना बलूचिस्तान की सड़कों पर जो कि ट्रैफिक के बढ़ने के बावजूद सड़कें डबल नहीं की जा रही, कराची से कोयटा का रास्ता डबल नहीं किया जा रहा। सदियों से ये रास्ता एक ही रोड चलता चला आ रहा है। IMF की एक और शर्त मान ली गई। हुकूमत की 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की मंजूरी दी गई। सदारती ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने असम्बली सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान बना लिया। वफाकी काबीना ने असम्बली सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। असम्बली के मुताबिक वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया है। आपको खबर से अपडेट किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान बना लिया। वफाकी काबीना ने असम्बली सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। असम्बली के मुताबिक वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी लाने का ऐलान। शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला। पॉलिसी बयान में कहा कि शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है। बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के खदशात मंडाला रहे।
निजी शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल 22 जनवरी 2021 को गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान सुनाते हुए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान किया था। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी इसी तरह पर रहेगी। अगर जरूरत हुई तो शरह सूद मुनासिब तरीके से बढ़ाएंगे। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा था कि मुल्की मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, अभी वो बेहतरी नहीं आई जो देखना चाहते हैं। महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का सूबे के अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए बड़ा इक़दाम। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर म्यूनसिपल सर्विसेज की फौरी फराहमी के लिए 136 तहसील कौंसिल्स को 18 अरब रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने फंड्स का इजरा कर दिया। सूबा भर में मुकामी सतह पर तामीर व तरक्की के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 तरतीब दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट सालाना तरक्याती प्रोग्राम से दही तहसील कौंसिल्स, मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल टाउन कमेटियों पर मुश्तमिल 306 लोकल गवर्नमेंट्स की मुकामी आबादी मुस्तफीद होगी। मुकामी सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। तकरीबन 20 अरब रुपए की लागत से 7,352 स्कीमों की निशानदही की गई। इनमें से तकरीबन 18 अरब रुपए की लागत से मकामी सतह पर तामीर व तरक्की के लिए मंजूर की गई हैं। स्कीमों पर जल्द अज जल्द आगाज के लिए 4,460 स्कीमों के टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। फंड से दही सतह पर तामीर व तरक्की के लिए 7 अरब रुपए मालियत के मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन को कल अदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा दोबारा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के केस की समाअत हुई। वकील PTI ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कराना थी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन को कल अदम करना इंतजामी फैसला था। इंतजामी फैसला तो फौरी करना पड़ता है। वकील PTI ने कहा कि इंतजामी फैसला के लिए इंक्वायरी का होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर इन्हसार करके फैसला दिया। अदालत ने कहा कि DRO की रिपोर्ट के मुताबिक कई पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जहां से लापता हुए वहां फायरिंग का कोई वाकया नहीं हुआ। DG इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि कौमी असम्बली के एक हल्का पर 1 करोड़ 90 लाख खर्च आता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा चेक करें कि ये अखराजात कम लगते हैं, जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन शफाफ होना पाया, जबकि शायद पुलिस के इंतखाबात के हवाले से ट्रेनिंग नहीं थी। पंजाब की हर तहसील में हाउसिंग का मंसूबा शुरू किया जाएगा। शहबाज गिल का ऐलान। कहते हैं पंजाब के 20 अजला की 26 तहसीलों में 14 लाख रुपए आम आदमी को घर दिया जाएगा। सरकारी जमीन अब मगरमच्छों को नहीं बल्कि गरीब आदमी को दी जाएगी। पूरा घर तैयार करके 14 लाख रुपए में कम आमदन वालों को दिया जाएगा। सिर्फ चंद दस्तावेजात की बदौलत आपका कर्ज मंजूर हो जाएगा। हाउसिंग का सेक्टर है, उसमें सबसे पहले जो चीज हमने की है या जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमने की है वो की है कि हमने मॉर्टगेज का जो निज़ाम है उसमें हम तब्दीलियां लेके आए हैं, उसमें हम बेहतरी लेके आए। किसी भी शख्स को कहें कि लोन ले लें तो अक्सर जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है वो इस तरह का है कि अल्लाह ना करे मुझे लोन लेना पड़े, मैं अपने पैसों से बना लूं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये है कि उस प्रोसेस में उस इंसान को इतना तंग किया जाता है, उसमें इतनी हिडन कॉस्ट होती है और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं कि आप गाड़ी ले बैठे लोन पे या घर ले बैठे, आप पछताते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूं। क्योंकि अगर आपने 10 लाख वापस करना है तो आपका बिल बना होता है उसी 10 लाख का 5 साल के बाद आपने 25 लाख वापस करना है। तो जो आम शहरी है वो इसके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो 15%, 18%, 13% उसके ऊपर रखे हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जब उसके ऊपर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो कहीं की कहीं बात निकल जाती है। तो ये था सारा बैकग्राउंड जो मैंने आपको एग्जांपल दी मीडिया की या टेलीकॉम सेक्टर की। और अब हम आ रहे हैं मॉर्टगेज के ऊपर कि इसी तरीके से मॉर्टगेज का सिस्टम था कि आपके सामने नंबर रखे कि पाकिस्तान में कितना कम फाइनेंसिंग अवेलेबल थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था 50 लाख घर बनाने का,
اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملنا تھا یہ پروسیس کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا, یہ پروسیس کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس کے لیے نیا پاکستان جو ہماری اتھارٹی ہے اس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا اور مارٹگیج کے قوانین, مارٹگیج کے جو کیسز تھے جو کورٹس کے اندر تھے ان کو فاسٹ ٹریک کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100 نہیں ہزاروں کیسز بینکس جو ہیں. حکومت نے مستعفی ہونے کا مطالبہ تو کر دیا مگر مستعفی نہیں ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن حکومت کے مطالبے پر مستعفی نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کا رد عمل. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس. وزیر اعظم اور وزراء کے الزامات کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا. اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ حکومت کو چیف الیکشن کمشنر یا کسی ممبر سے کوئی مسئلہ ہے تو متعلقہ فورم پر جائیں. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا جہاں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن حکومت کے مطالبہ پر مستعفی نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کا رد عمل. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس. وزیر اعظم اور وزراء کے الزامات کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا. اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ حکومت کو چیف الیکشن کمشنر یا کسی ممبر سے کوئی مسئلہ ہے تو متعلقہ فورم پر جائیں. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیب قوانین میں ترمیم اور انتخابی اصلاحات کے لیے 10 رکنی سیاسی کمیٹی قائم کر دی ہے. انتخابی اصلاحات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی. حکومتی سیاسی کمیٹی میں پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری, شیخ رشید, شفقت محمود, عامر قیانی, سیف اللہ نیازی اور شبلی فراز شامل ہیں. سیاسی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرے گی. کمیٹی معیشت, روزگار, ریلیف پیکیجز اور سبسڈیز سے متعلق بھی حکومت کو تجاویز پیش کرے گی. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں. الیکٹورل اصلاحات پر اپوزیشن آئے بیٹھے اور قانون سازی کرے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کی طرح ہمیں بھی الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جانا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات کی جائے, ایسا نظام ہو جس پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ ذاتی ایجنڈوں کی بجائے ملک کے لیے آگے بڑھیں. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں کا الیکشن پر گلہ ہے. کیا اس بات کا چوکوں پر فیصلہ کریں؟ راستہ تو پارلیمنٹ ہی جاتا ہے. ایک طرف یہ ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں. پی ڈی ایم میں کوئی پھوٹ نہیں. پیپلز پارٹی کا موقف ہے نااہل حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے. وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی تجاویز پر پی ڈی ایم نے کامیابیاں حاصل کی. محکمہ اطلاعات کے افسران کے لیے تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نااہل حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے. وہ دن دور نہیں جب وزیر اعظم کے خلاف اصل عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. این 249 میں متفقہ امیدوار آئے گا اور پی ڈی ایم کا امیدوار جیتے گا. ادھر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں استعفوں پر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی تو ان کے راستے جدا ہوں گے. پھر جو بھی ہوا ہم اپنا راستہ چن لیں گے. شاہد خاقان عباسی نے ایک انٹرویو میں دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آنے والی اسمبلی میں نہیں رہ سکتے. استعفے کسی معاملے کا حل نہیں لیکن ایک رائے کا اظہار ہے. اگر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی تو ان کے راستے جدا ہوں گے. استعفوں کا آپشن پی ٹی ایم کے پہلے دن کے اعلامیے میں شامل تھا. پیپلز پارٹی سی ای سی کے بعد اپنا جواب دے گی. لیگی رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو گالیاں نکالتے ہیں تو اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ جب اپوزیشن بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں. اب واحد حل یہی ہے کہ سب پہلے توبہ کریں کہ الیکشن چوری نہیں کریں گے, پھر الیکٹورل ریفارمز پر بات آگے بڑھ سکتی ہے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کمزور طبقے کو اوپر لانے کی پالیسی پر گامزن ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں, وہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور نے ایک بیان میں کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ
मकसूद और गरीब तबके के लिए हुकूमत का तोहफा है। वज़ीर आज़म गरीब तबके का अपने ज़ाती घर का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। किसी भी फर्द के लिए अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं होता। हुकूमत मुतवस्सित तबके को मजबूत करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। चौधरी सरवर का कहना था कि पहली बार कोई हुकूमत गरीबों की तरक्की के लिए अमली काम कर रही है। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का UN सेक्रेटरी जनरल से राब्ता, कोरोना सूरत हाल, इक़्तिसादी बहाली और दीगर अमूर पर तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने दोनों ममालिक के मुफाद में है। कश्मीर का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। खित्ते में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है। महमूद कुरैशी कहते हैं कि मोदी सरकार का अमन का हामी ना होना पाकिस्तान और भारत के दरमियान जमूद की वजह है। भारतीय क़यादत अपनी सोच पर नजरसानी करते हुए साजगार माहौल पैदा करे तो कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात हो सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनसब संभालते ही भारत को अमन की दावत दी और पैगाम दिया कि भारत अमन की जानिब एक कदम बढ़ाए तो हम दो बढ़ाएंगे। मगर अफसोस कि भारत सरकार इस सोच की हामी ना थी। पाकिस्तान मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत की दिली रजामंदी के बगैर अमन की कोशिशें सूदमंद साबित नहीं हो सकती। देखना यह है कि क्या हम बरसगीर के लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं या नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि मोदी सरकार को समझना ही होगा कि दुनिया में इंतहा पसंद और जाबिराना रवैये का कोई खरीदार नहीं। दुनिया को अमन के इस नजरिए के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म कह चुके मसला कश्मीर का हल ही बरसगीर की मईशत अच्छी करने में मददगार साबित होगा। अहम खबर है जिसे आपको आगाह करें कि फवाद चौधरी कहते हैं मोदी सरकार को समझना ही होगा दुनिया में इंतहा पसंद और जाबिराना रवैये का कोई खरीदार नहीं। दुनिया को अमन के इस नजरिए के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म कह चुके कि मसला कश्मीर का हल ही बरसगीर की मईशत अच्छी करने में मददगार साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सैयद जावर बुखारी, अरकान कौमी असम्बली जवेरिया जफर और शौकत भट्टी ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल की तरजीह बुनियादों पर हल की यकीन दहानी कराई और कहा कि तरक्की के सफर में रुकावटें खड़ी करने वाले अनासर खुद इंतशार का शिकार हो चुके हैं। हर मौका पर नाकामी के बाद PTN को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। प्रोपेगेंडा की सियासत अपोजिशन का वतीरा है। ऐसे अनासर पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया के नए सरबराह की जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में पाक फजाइया के हेडक्वार्टर में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सबकदोश होने वाले और नए एयर चीफ को सलामी पेश की। JF-17 थंडर तैयारों ने भी पाक फजाइया के सबकदोश होने वाले सरबराह मुजाहिद अनवर खान को सलामी दी, जिसके बाद मुजाहिद अनवर ने पाक फजाइया की कमान नए सरबराह ज़हीर अहमद बाबर को सौंपी। इस मौका पर खिताब करते हुए मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फजाइया दुनिया की सबसे बेहतरीन फजाइया है। इसके हर सिपाही को पेशावराना सलाहियतों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम के ताउन से मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। In the years and decades to come, in my tenure, PF resolved for a clean, green, and compassionate Pakistan Air Force, devise a strategy to recollect the past, reconnect with the present, and recharge for the future with a mindset of thinking to win, and laid major focus on strategic restructuring and expansion in training and operational domains. I thank my team for standing shoulder to shoulder with me and transforming the vision into reality. PF conducted inter-squadron
armament competition leading to firepower demo. Moreover, participation of national and international exercises, including some of them Shaheen, Saffron Bandit, despite COVID pandemic environment. Also, several initiatives were taken for contribution towards nation building, which include measures for healthcare and promotion of education, like establishment of diagnostic centers. दूसरी जानिब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के इराक के वजीर दफा चीफ ऑफ स्टाफ और फिजाइया के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इराक के सरकारी दौरे के दौरान इराक के वजीर दफा जुमल जबूरी, इराकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल अमीर और कमांडर इराकी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल शहाब अली से मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के सिलसिला में सरसब्ज लाहौर के ज़ेर इंतजाम आजम गार्डन में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। अमीरुल अजीम और मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम और मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद अब्दुल अजीज आबिद, मियां रिजवान यूसुफ थे। अमीरुल अजीम ने कहा कि जमात इस्लामी मुआशरे को गंदगी से पाक करने की जद्दोजहद में मसरूफ है। जिक्रुल्लाह मुजाहिद बोले, जमात इस्लामी लाहौर को बागों का शहर बनाने के लिए पुरअज़्म है। अब्दुल अजीज आबिद कहते हैं कि जमात इस्लामी गरबी लाहौर की तमाम एनसीज में शजरकारी मुहिम चलाएगी। इस मौका पर मियां शौकत अली, अमानुल्लाह खान, एजाज अहमद एजाज, फरहान असलम सलीमी, चौधरी महमूदुल अहद, गुलाम हुसैन बलोच भी मौजूद थे। फरियाल तालपुर की रुकनियत सिंध असम्बली मुअत्तल होने पर पीपल्स पार्टी का इजहार अफसोस। शहरी रहमान का अदालत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहती हैं कुत्ते के काटने की वजह से फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म काबिल तशवीश है। पार्लियामान के तकद्दुस का ख्याल था किया जाए, कोई नहीं चाहता हल्के में ऐसे वाकयात हों। कुत्ते के काटने का ताल्लुक असम्बली अरकान से जोड़ने पर अफसोस हुआ। फरियाल तालपुर के खिलाफ फैसले के बाद शहरी रहमान भी मैदान में उतर आए। फरियाल तालपुर की रुकनियत सिंध असम्बली मुअत्तल होने पर पीपल्स पार्टी का इजहार अफसोस। शहरी रहमान का अदालत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहती हैं कि कुत्ते के काटने की वजह से फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म काबिल तशवीश है। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां अवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,757 हो गई। मजीद 3,449 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,19,249 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,78,314 सेहतयाब, जबकि 27,188 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 40,000 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,919, सिंध में 4,463, खैबर पख्तूनख्वा में 2,196, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 328, इस्लामाबाद में 536 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 3,449 अफराद में कोरोना की वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,93,000, सिंध में 2,62,503, खैबर पख्तूनख्वा में 77,972, बलोचिस्तान में 19,290, गिलगित बल्तिस्तान में 4,963 अमवात हो चुके हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है।